हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको 2023 का मैथ का असेंबली पर्पस सॉल्व करा रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। कौन सा यहाँ पे रेशनल नंबर है? तो आप देखिए यहाँ पे रूट थ्री ये रेशनल नंबर है। रूट फोर का जो स्क्वायर रूट होता है 2 होता है। इसका मतलब यहाँ पे 2 क्या है हमारे लिए? रेशनल नंबर है। पाई अननोन टर्म है, ये भी क्या है? हमारा इरेशनल है। यदि यहाँ पाई की जगह 22/7 दिया होता, उस कंडीशन में यहाँ पे 22/7 रेशनल नंबर होता, परंतु हमें यहाँ पे पाई दे रखा, जिस कंडीशन में हम पाई को रेशनल नंबर नहीं बोलेंगे। ठीक है, एक 2 + √5, तो ये भी हमारे क्या है? इरेशनल है। सेकेंड क्वेश्चन, द नेक्स्ट टर्म ऑफ एन एपी 4, 10, 16, 22 ... विल बी। नेक्स्ट टर्म, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए, एपी में आपका फर्स्ट टर्म और दूसरा क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। पहला आपकी फर्स्ट टर्म क्या है? 4 है, और इनके बीच का डिफरेंस कितने का है? 6। कितने का डिफरेंस है? 6 का। 10 - 4 6। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? आपको कौन सी टर्म निकालनी है? फिफ्थ टर्म निकालनी है। तो फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a + 4d। तो 4 + 4 × 6 कितना आ गया? 28, और आंसर आपका क्या है? 28। थर्ड क्वेश्चन, इफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² + x + k इज 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k विल बी। इस क्वेश्चन में आपको यहां पे एक जीरो दे देगा, जीरो से मतलब x की वैल्यू दे रखी है आपको, और k की वैल्यू निकालनी है। तो हमने लेट किया, लेट px एक फंक्शन है x का, 2x² + x + k ले लिया आपने, और यहां आपने बोला है कि 3 इज अ जीरो ऑफ px। दैट मीन्स जो आपके पास जो 3 है वो x की वैल्यू है, आपने यहां पुट करी। पुट करने के बाद आपके पास 2 × 9 = 18, 3 यहाँ पे +4 + k और 0, तो कितना है? 21 + k = 0 और k = -21। फोर्थ क्वेश्चन, रूट ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन x² - n विल बी। क्वाड्रिक इक्वेशन रूट निकालना मतलब x की वैल्यू निकालना। दैट मीन्स इक्वेशन बोला है, दैट मीन्स x² - 9 किसके इक्वल होगा? 0 के। x² = 9, x = √9। किसी भी स्क्वायर रूट के दो साइन होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव उसके बाहर। तो क्योंकि यहां पे x एक वेरिएबल है, तो हम यहां पे आपके पास दोनों लेंगे +-3, x = 2। बट यही x यदि किसी ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब, यदि यहां पे लेट द एज ऑफ सोनू या लेट द एज ऑफ राम भी x लिया हमने ईयर्स, या लेंथ ऑफ रेक्टेंगल भी x लिया सेंटीमीटर, तो उस कंडीशन में हम जहां x की वैल्यू हम क्या करते हैं? पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव नहीं लेते। तो यहां पे इसलिए हमने +- दोनों लिया है। फिफ्थ क्वेश्चन, इफ sin a इक्वल है हमारे 3/4, देन द वैल्यू ऑफ tan a विल बी। तो sin a जब आपको देगा, जब भी आपको एक रेशियो दिया होता है और अदर रेशियो निकालना होता है, तो आप एक ट्राइंगल बनाओगे। आप ट्राइंगल बना के राइट ट्राइंगल बनाएंगे। यहाँ पे ट्राइंगल कौन सा? राइट ट्राइंगल, क्योंकि आप जो पाइथागोरस है, पाइथागोरस आपकी राइट ट्राइंगल में डिपेंड करती है, और ऐसे ही जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो भी राइट ट्राइंगल में डिपेंड करता है। ठीक है, कैसे? अब बहुत क्वेश्चन ये होगा कि जब पाइथागोरस थी तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों यूज करते हैं? तो बेटा सिंपल सी बात ये है, पाइथागोरस ने जो रिलेशन दिया था वो साइडों के बीच में दिया था, बट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ने जो रिलेशन दिया है वो साइड और एंगल के बीच में दिया है। इसलिए हम वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज कहां करते हैं वो आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन दे रखा है आपको sin a = 3/4। 3 मतलब आपके परपेंडिकुलर और 4 आपका हाइपोटेन्यूस। बहुत से यहाँ पे, क्योंकि बहुत से यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि 3k/4k, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आपका, और ये भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूस कितनी आपकी 4 है, और आपके पास परपेंडिकुलर आपका 3 है। यहाँ वैल्यू रखेंगे आप यहाँ पे, जैसे आपने यहाँ पर वैल्यू रख दी। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास? 16, 3 का 9, और b का स्क्वायर, प्लस का जाके माइनस का, तो 7 आ गया आपके पास। तो b = वही 7 आपके पास आ गया। ठीक है, क्योंकि यहां पे हमने पॉजिटिव लिया, क्यों लिया? क्योंकि ये एक साइड है, तो b एक साइड की को शो कर रहा है बेस हमारा, तो इसलिए हमने पॉजिटिव लिया, नेगेटिव नहीं लिया। तो tan = क्या होता है आपके पास? वही परपेंडिकुलर बेस, तो 3/√7 आपका आंसर। सिक्स क्वेश्चन, द डिस्टेंस of the point 6, -4 from x-axis will be। सिंपल सी बात। अब ये जब क्वेश्चन आता है तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो आपका, बहुत से सोच रहे होंगे ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, पर नहीं।
ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नहीं है, आपके 10th के जो क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नहीं है ये जो क्वेश्चन लिया गया है ये 9th से क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आपके सिंपल सी बात है, वो एक थोड़ा सा टेक्निक आपको देखनी है, जो आप सबको पता तो है, ये 6 को -4 आप प्लॉट करना आता है सबको, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब बात की जाएगी कि जब क्वेश्चन बोला कि एक्स से डिस्टेंस कितनी होगी, तो सिंपल सी बात ये है, जब आप एक्स पॉइंट की बात करते हो, एक्स मतलब यदि आप यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक्स 6 है मेरा, जब मैं 6 में चलूंगा 1 2 3 4 5 6, जब 6 में मैं चलूंगा एक्स की ओर, तो वो डिस्टेंस फ्रॉम क्या हो जाता है, वाई एक्सिस होता है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। और जब आप -4 चलोगे, वाई में चलोगे, -1 -2 -3 -4, तो आप किससे दूर हो रहे हो, एक्स से दूर हो रहे हो, ठीक है। कहने मतलब ये है, जब आप एक्स के पॉइंट की बात करते हो तो वो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस होता है, और जब आप वाई पॉइंट की बात करते हो तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस होता है, दैट मींस द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज -4, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी कौन नहीं होती, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए, जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कहां से होता है, प्रोबेबिलिटी की एंडिंग कहां होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होती है इम्पॉसिबल इवेंट से। कहने का मतलब सिंपल सी बात है, यदि मैं एक डाइस की बात करूं, डाइस के अंदर आपको पता है 6 नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यदि मैंने आपसे बोला कि भाई यदि इस डाइस में यदि 7 नंबर आ गया तो आप जीत जाओगे, और यदि 7 से कम आएगा तो मैं जीत जाऊंगा। तो सिंपल सी बात है, डाइस को आप कभी भी रोल करोगे तो वो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 कभी नहीं आएगा। दैट मीन्स आपके पास जब 7 नहीं आएगा तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है, ठीक है। बट क्योंकि मैंने क्या बोला कि मैं यदि 7 से नीचे जितने भी आएंगे मैं जीत जाऊंगा, इसका मतलब क्या है, यदि मैं रोल करूंगा 1 आएगा मैं जीत गया, 2 आया मैं जीत गया, 3 आया मैं जीत गया, 4 आया मैं जीत गया, 5 आया मैं जीत गया, 6 आया मैं जीत गया। इसका मतलब मेरी जो प्रोबेबिलिटी वो पॉसिबल है, मैं कभी भी हारूंगा नहीं, पॉसिबल में 1, और आप कभी नहीं जीतोगे, तो इसलिए आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है, मतलब इम्पॉसिबल। क्या है वो, इम्पॉसिबल, ठीक है। तो आपके पास जो 2 इवेंट होते हैं, मेन इवेंट होता है 0 0 मतलब आपको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, 1 मतलब श्योर इवेंट, आप जीतना ही जीतना है आपको, और उसके बीच जो चलेगा वो प्रोबेबिलिटी के वो रैंडम प्रोबेबिलिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, रैंडमली आप कोई चीज सेलेक्ट करना, ठीक है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, 2/3 देखो यार, 2/3 नंबर ऑफ आउटकम्स आपको पता है कम होता है, छोटा होता है किससे, टोटल नंबर आउटकम से, 3 बड़ा है, इसका मतलब क्या है, ये प्रोबेबिलिटी है। 15%, अब आप बोलोगे सर ये तो 15%, ये तो 1 से बड़ा है, बेटा 15% बोला है, 15/100, इसका मतलब 0.15, दैट मीन्स ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी है। 0.7 ये भी प्रोबेबिलिटी है, बट -1.5 दैट मीन्स ये 0 से छोटा है, तो इसके लिए मतलब ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ठीक है। 8 क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसी, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट और टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, इसका रेडियस आपको निकालना है, ठीक है। तो जैसे आपने क्वेश्चन कराया, आपने एक सर्कल बनाया, टेंजेंट की बात करिए, आपका टेंजेंट क्या है, PQ है, PQ एक टेंजेंट है जो जहां का एक्सट्रीम पॉइंट Q है, और टेंजेंट पॉइंट मतलब जो टेंजेंट पॉइंट जो टच कर रहा है जो पॉइंट, वो आपका P है। OP आपका रेडियस है, आपका O से Q तक की जो डिस्टेंस है, जो पॉइंट ऑफ जो एक्सट्रीम पॉइंट और जो सेंटर की जो डिस्टेंस हो दे देगा आपको, दे देगा 25, आपको टेंजेंट 24 देगा, आप रेडियस निकालने हैं, वही इन ट्रायंगल OPQ, ठीक है। OPQ 90 डिग्री है आपके पास, एंगल OPQ 90 डिग्री, तो आपने यहाँ पाइथागोरस लगा दी, 25 का स्क्वायर किसके इक्वल है, R का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, बस 625 प्लस इक्वल किसके है, R का स्क्वायर प्लस 576, ये प्लस का जाके माइनस का 25, आर स्क्वायर यहाँ पे √25, तो यहाँ पे आर बराबर क्या हो गया, 5 आया। अब आप बोलोगे सर आपने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि बेटा यहाँ पे फिर भी यहाँ पे OP क्या है, यहाँ पर रेडियस है, और रेडियस एक साइड है और वो कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ रूट के में प्लस माइनस नहीं लगाया, सिर्फ प्लस करा, ठीक है, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में आते हैं हम। यहाँ पे रिप्रेजेंट नंबर 200 इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n एंड 5 की पावर m। 2 की पावर n एंड 5 की पावर n मीन्स क्या है, यहाँ पे आपको फैक्टराइज करा है, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करना है आपको, जो ये आपका रूल है। बहुत से बच्चे इस चीज को बोलते हैं एलसीएम, बेटा एलसीएम नहीं होता ये, ठीक है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बेटा जब आप ये कर दो, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, ठीक है। ये अब प्राइम फैक्टर यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो इसलिए ये एलसीएम नहीं है, जो बहुत से बच्चे कहते हैं, इसलिए मैंने आपको
बीच में ये बात कही है, ठीक है। तो 200 यहाँ पे आपने करा यहाँ 200, यहाँ 100 आया, 2 से करा 50 आया, 2 से करा 25, 5 से और 5 से ये 1, ठीक है। तो आपके पास आ गया 2 की और 3 इंटू 5 और 2 आपका आंसर। नेक्स्ट, राइट डाउन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ax² + bx + c = 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। अब आप ये शब्द बोलोगे कि सर यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0 बोला और b क्यों नहीं बोला, c क्यों नहीं बोला। तो सिंपल सी बात है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या होता है, जहां पे x² की टर्म आपके पास होनी चाहिए। x की टर्म होना हो या आपके पास न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपके पास x² की टर्म होनी चाहिए। इसलिए यहां पे इसने बोला a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a 0 नहीं होना चाहिए। यदि a 0 हो गया तो यहां पे ये लीनियर बन जाएगा, आपके पास क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। तो इसलिए यहां पे ax² + bx + c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पे a 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। b हो जाए 0 कोई दिक्कत नहीं, c हो जाए 0 कोई दिक्कत नहीं, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, बट a नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, हाफ ऑफ अ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 36 मीटर इफ लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। आपको डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल निकालनी है, तो हमने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पे हाफ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। सिंपल सी बात है, जब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 ब्रैकेट में l + b होता है, दैट मींस हाफ मतलब क्या होगा, l + b होगा, ठीक है। यहां बोला है जो हाफ पेरीमीटर आपके पास क्या देगा, 36 मीटर देगा। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ बोलेगा, दैट मींस यदि 4 मोर देन विड्थ, इसका मतलब आप विड्थ क्या लोगे, x लोगे, लेट करोगे, तो आपके पास लेंथ क्या हो जाएगी, x + 4 हो जाएगी। तो आप यहां पे पेरीमीटर का फॉर्म लगाओगे, हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू l + b, वैल्यू रखोगे आप 36, x + 4 + x, यहां पे आपकी 2x + 4 प्लस कर जाके माइनस का आपने 16 आया, फिर 2 यहां पे मल्टीप्लाई में डिवाइड नीचे ले आओ, यही इसमें कैंसिल होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद x = 16 और यहाँ पे x = 16 आपके पास मीटर बोलो, सेंटीमीटर हो, कुछ भी आपके पास यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया 10, आपका लेंथ क्या हो गया 14 + 16 + 4 20 मीटर एंड ब्रेथ क्या हो गया 60 मीटर। फिफ्थ क्वेश्चन में आ जाते हैं हम यहाँ पे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। अब ये क्वेश्चन दो तरीके से बन सकता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑरिजन एंड अ पॉइंट 36,15। जब जो ऑरिजन होता है हमारे पास, जो उसका जो पॉइंट की वैल्यू होती है वो होती है 0,0, पता है ना आपको। जब दो एक्सिस कहीं आपके क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, जब दो एक्सिस और वाई एक्सिस जब आपका इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, जो परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करता है वो कहाँ पे करता है, ऑरिजिन पे करता है, हाँ है ना। और वहाँ पे आपकी वैल्यू क्या होती है, वहाँ पे हमारी ऑरिजिन की 0,0, ठीक है। तो यहाँ पे दो उसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपके पास ये, तो ये हम फॉर्म लगाएंगे, ए बी इक्वल टू होता है रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 36 - 0 होल स्क्वायर प्लस 15 - 0 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 36 का होल स्क्वायर 1296 और 15 का स्क्वायर 225, तो यहाँ पे क्या 1521 और रूट की वैल्यू होती है 39। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं हम यहाँ पे, साइड ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल आर इन द रेशियो 4:9। आपके पास साइड ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल के साइडों का रेशियो देगा आपका 4:9। What will be the ratio of the area of these triangle? तो सिंपल सी बात है, दो सिमिलर ट्राइंगल यदि आपके पास है, if 2 triangle are similar, then their area ratio, जो उनके एरिया का रेशियो है वो उनकी साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसका मतलब क्या, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज ट्राइंगल्स इक्वल्स टू द 4 का स्क्वायर रेशियो 9 का स्क्वायर, दैट मींस 16:81। अब इस क्वेश्चन नंबर 7, द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, कैलकुलेट इट्स कर्व सरफेस एरिया। तो आपको रेडियस देगा, आपके पास रेडियस क्या होगा, इसका हाफ 40 सेंटीमीटर का हाफ क्या होगा 7 सेंटीमीटर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा आपके 4πr²। तो 4 × 22.7 × 7 का स्क्वायर क्या हो गया आपके पास 49, कैंसिल करा आपने, 88 × 7 क्या आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8, इफ 2 इज द मीन ऑफ 1, 2, x, 3 एंड 4। आपके पास 1, 2, x, 3, 4 का मीन देगा आपके पास, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, उसकी वैल्यू निकालेंगे इसकी x की। तो सभी को पता होता है आपके पास कि ये क्वेश्चन जो है ये 9th का क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे 9th में, क्योंकि अब जब आप 10th में आ चुके हो तो 10th में आप जो कर रहे हो टेबल के अकॉर्डिंग कर रहे हो, आपको पता ही है। ये क्वेश्चन 9th का है। 9th में मीन का फॉर्मूला क्या होता था आपको पता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन।
कि आपके सम क्या है, तो आपने कहा मीन का लगाया फॉर्मूला, सम कर दो इसका 1 + 2 + x + 3 + 4 और टोटल नंबर कितने 5। ठीक है आपने प्लस किया 1 + 2 + 3 + 4 कितना आ गया 10 + x आ गया। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, बहुत से बच्चे होते हैं जो 5 × 10 कर देंगे, बेटा ऐसे नहीं। जब कोई वेरिएबल किसी के नंबर के प्लस में होता है तो आप पहले आपका काम होता है वो प्लस करना। ठीक है, यहाँ पे 5 जो है ये डिवाइड में तो है, पर बेटा ये इससे प्लस हो रहा है इसलिए हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, क्रॉस किया, पहले 10 आ गया यहाँ पे, यहाँ = 10 + x, यहाँ पे प्लस कर दिया माइनस का 0, x बराबर क्या है 0 आ गया, मतलब x बराबर 0 एक क्या है नंबर है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। अ डाइस थ्रोन वंस, एक डाइस को हमने एक बार थ्रो किया तो आपको पता है टोटल नंबर आउटकम कितना होगी आपके पास। भाई आप जब थ्रो करोगे किसी डाइस को तो आपके पास 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। ठीक है, तो कितनी है 6 है हमारे पास। ठीक, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग इवन नंबर, आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकाली, इवन नंबर की। ठीक है, तो गेटिंग इवन नंबर, आपके इवन नंबर कौन कौन से बताओ, 2, 4 और 6। इवन नंबर किसे बोलते हैं पता ही आपको, जो भी नंबर 2 से डिविजिबल होता है वो इवन नंबर है, जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है वो ऑड नंबर है। ठीक है, और बहुत से बच्चे इसमें मिक्स कर देते प्राइम नंबर को। बेटा इवन ऑड का कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है, ये मतलब ये एक दूसरे पे डिपेंड है, मतलब इनका कॉन्सेप्ट अलग है, और प्राइम और कंपोजिट का कॉन्सेप्ट अलग है। इवन नंबर के अंदर वो नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं, इवन नंबर के अंदर वो है जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं, ऑड नंबर के अंदर वो है जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते। बट प्राइम और कंपोजिट नंबर में क्या होता है, प्राइम नंबर कौन है जिसके मैक्सिमम 2 फैक्टर होते हैं, कौन, वो 1 एंड इटसेल्फ, 1 और वो खुद। ठीक है, और कंपोजिट जिनके 2 से ज्यादा क्या होते हैं आपके फैक्टर होते हैं। ठीक है, मतलब 1 इटसेल्फ के अलावा यदि कोई और नंबर उनको डिविजिबल कर रहा है, ठीक है, उसे बोलते हैं कंपोजिट। पर 1 जो नंबर है वो ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। ध्यान रही बात, बहुत से बच्चे ये करते हैं गलती कि प्राइम में 1 को भी इंक्लूड करते हैं। बेटा 1 कभी 1 प्राइम भी नहीं है ना कंपोजिट है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप, बहुत से इंक्लूड करते हैं इसलिए बता रहा हूं मैं। बट इवन ऑड की बात करेंगे क्योंकि 1 2 से डिविजिबल नहीं है इसलिए वो ऑड में आएगा। ठीक है, ध्यान रहे बात को। चलो हम करते हैं, यहाँ पे आते हैं अपनी लाइन पे, जो हम अपनी ट्रैक पे आते हैं। इवन नंबर क्या है 2 4 6 है तो 3 आ गया आपके पास, 3 है यहाँ पे, तो प्रॉपर्टी क्या होगी 3/6 मतलब 1/2 हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, गिवन दैट एचसीएफ आपको दे देगा 9, एलसीएम निकालना है आपको। तो सिंपल सी बात है, आपके पास फॉर्मूला है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ठीक है, तो अब मेरे को एलसीएम निकालना था, तो एलसीएम बराबर क्या हो गया, सिंपल सी फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर अपॉन एचसीएफ। मैंने डिवाइड किया, 9 से 306 को डिवाइड किया 34 मल्टीप्लाई बाय 657 मल्टीप्लाई बाय 22,338 आपका आंसर। क्वेश्चन 11, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द हुज जीरोस आर -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। तो सिंपल सी बात ये है, जब भी आपके पास जीरोस दिए होते हैं, क्योंकि आपका उत्तराखंड बोर्ड है इसलिए यहाँ पे आपको सम ऑफ द जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करेगा। यदि आप यही सीबीएसई बोर्ड की बात करते तो यहाँ पे चांसेस ये भी थे कि यहाँ पे आपको सिर्फ जीरोस दिया होता, सम ऑफ द जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नहीं दिया होता। ठीक है, पर आपको उत्तराखंड बोर्ड है, यहाँ पे सिंपल आपको सम ऑफ द जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया होता है और आराम से आप पुट करोगे। तो आपका फॉर्मूला होता है px, आपने लेट किया है, यहाँ पे लेट आपने कर लिया कि भाई आपके पास कोई फंक्शन है, ठीक है, जो x का फंक्शन है, x² माइनस सम ऑफ द जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहाँ वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं करना आपको, यहाँ -3 यहाँ 2 ब्रैकेट खोलोगे प्लस का 3 हो गया, तो x² प्लस 3x प्लस 2, तो यहाँ पे आपके पास आंसर। अब इसी में और पार्ट है, यहाँ पे आपके पास और पार्ट भी आएगा, ये जो 23 आपको सैम्पल पेपर है उसमें और पार्ट आएगा इसका 11th का। फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकाले, 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपको दे रखी है, सिंपल सी बात, आपको रूट निकालने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो आपके पास 3 तरीके, एक स्प्लिट द मिडिल टर्म, दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और तीसरा आपके पास होता है कंप्लीट स्क्वायर रूट मेथड। तो हम जो यूज करते हैं, हम जो प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि ये आपके पास ये एक या 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो हम जो प्रायोरिटी देते हैं हम इसमें क्या करेंगे, सिंपल स्प्लिट मिडिल टर्म करेंगे। ठीक है, तो आपको 6 2 12 है। ठीक है, तो आपको क्योंकि यहाँ -12 है, इसका मतलब क्या, आपको जो स्प्लिट करना है वो नेगेटिवली स्प्लिट करना है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत से बच्चे नहीं कर पाते, बहुत से बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं ये स्प्लिट कैसे करें, पॉजिटिवली करें या नेगेटिवली करें। ध्यान रहे, ये बात हमेशा अपनी दिमाग में बैठा लो। यदि आपका सी नेगेटिव है, सी क्या है नेगेटिव, तो आपका जो बी का जो स्प्लिट होगा वो नेगेटिवली स्प्लिट होगा।
और यदि यहाँ पे आपका सी क्या होता, अगर पॉजिटिव होता तो यहाँ जो स्प्लिट होगा बी का जो स्प्लिट होता है पॉजिटिव होता, ठीक है ध्यान रखना। तो आपके पास 6 2 12, मतलब आपके पास क्या करना है, मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए और स्प्लिटिंग नेगेटिवली होगा, ठीक है भाई। तो मतलब माइनस करके 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए। तो आपने करा यहाँ पे एक्स को तोड़ दिया, मतलब 1 है ना, इसके क्वांटिटी 1 है, उसको तोड़ दिया 4x माइनस 3x। यहाँ पे हमने ब्रैकेट खोला, माइनस से बाहर, अंदर की साइन चेन, माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2। यहाँ पे कॉमन लिया आपने, 2x कॉमन लिया, क्या 3x माइनस 2। यहाँ कॉमन क्या है, जब कॉमन कुछ नहीं होता, एचसीएफ जब कुछ नहीं होता क्या होता है आपका, एचसीएफ 1 होता है। तो आपने 1 ले लिया यहाँ पे कॉमन। तो यहाँ पे अब फिर यहाँ पे कॉमन देखो क्या है, यहाँ पे 3x माइनस 2 यहाँ पे कॉमन है, ठीक है, 3x 2 माइनस कॉमन है। तो यहाँ पे आपने 3x माइनस 2 कॉमन ले लिया। अब क्या बचा, 2x प्लस 1। तो एक बार 3x माइनस 2 बराबर 0, एक बार 2x प्लस 1 बराबर 0। तो 3x बराबर इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2/3 और 2x बराबर -1, तो x बराबर -1/2। लाइन क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं हम। इफ tan 2a इक्वल्स टू cot a minus 18, कॉमा वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो बोला है, यहाँ पे a की वैल्यू आपको निकालने की बोला है, और यहाँ पे जो a और b आपके पास क्या है, एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने करा tan 2a इक्वल्स टू cot a minus 18। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे चेंज किया, किसको, tan को चेंज किया। यहाँ पे tan किसमें चेंज हुआ, cot में। cot कितना, 90 माइनस 2 है, ठीक। और कॉट यहाँ पे आपके पास है, कॉट से कॉट कैंसिल, यहाँ कैंसिल करके हम दिखाते नहीं है, ठीक है। तो 90 माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18। तो माइनस 2a माइनस a इक्वल्स टू माइनस 18 माइनस 19 क्या है, माइनस 3a इक्वल्स टू माइनस 108। तो माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ 3 मल्टीप्लाई डिवाइड में, और यहाँ पे आपके आ गया 36 डिग्री। a की वैल्यू कितनी आई, 36 डिग्री आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्वेश्चन, मतलब 12 का और पार्ट है यहाँ पे आपको मिलेगा वहां पे सैम्पल पेपर में। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। यहाँ पे सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है आपको मिल रहे हैं, ये क्या है, जब आपके पास जो वैल्यू, आपको पता होगा कि आपके 10th में आपको एंगल टेबल मिली होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, आपकी बुक में है आपके पास, ठीक है। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो एंगल है आपको जो दे रखे हैं वो 0 डिग्री, आपके पास 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू आपको दे रखी है। इन केस यदि आपके पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की बात नहीं करता, उस कंडीशन में आप क्या करते हो, चेंज करेंगे। क्या करेंगे, चेंज, ठीक है। चेंज का भी मेथड होता है। यदि आपके पास 2 नंबर है, 2 नंबर देखो यहाँ पे 2 आपके रेशियो है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। अब आपने क्या देखा, इन दोनों का सम कितना है, देखो 90 डिग्री है ना, 63 प्लस 27 90 है ना। इसका मतलब क्या है, आप इन दोनों में से एक चेंज कर दो, नीचे ऐसी 70 डिग्री और 70 डिग्री, तो इसका मतलब इन दोनों में से एक चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बहुत से बच्चे यहाँ बोलेंगे सर नहीं, ऐसा बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं, वहाँ पे एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको बोला होगा कि जो आपके पास की एंगल टू ये विदाउट एंगल टेबल दिया होगा आपके पास, जैसे बोला होगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री, आपके पास दिया होगा क्या बोलते हैं 90 डिग्री 70 डिग्री दिया होगा सपोज, और बोला होगा आपके पास कि जो थीटा की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 45 से कम होनी चाहिए, ठीक। तो उस कंडीशन में आप दोनों को चेंज करोगे, एक को चेंज करोगे, दोनों करोगे। यहाँ पे आप क्या करोगे, 2 है, 2 में से एक चेंज किया आपने, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 डिग्री, तो आपके पास नीचे ऐसी कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री, ठीक है। पहले आपने ब्रेक कैसे क्या पता लग गया, 63 यहाँ पे आपके पास 90 में से क्या माइनस करके 63 आ जाए, क्या 27। अभी एंगल आपके पास क्या था, 63 डिग्री था, अब एंगल क्या आपके पास 27 डिग्री है, ठीक है भाई। तो और ऐसी नीचे ऐसी 90 में से क्या माइनस करेगी, 70 डिग्री आ जाए, तो आपने क्या 90 माइनस कर दिया 73 डिग्री। तो यहाँ पे आपके पास आपने चेंज किया, साइन स्क्वायर किसमें चेंज हुआ, कॉस स्क्वायर 27 में, और कॉस स्क्वायर किसमें चेंज हुआ, साइन स्क्वायर 73 डिग्री में। तो आपके पास क्या आया, कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27, तो किसके होता है, बन गए। ऐसे साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 किसके बराबर, बन गया। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस एंड दिस। अब एरिया निकालना तो सिंपल सी बात है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। तो आपके पास ये है यहाँ पे, तो आपने क्या किया, हाफ x1 देखो यहाँ पे क्या है, x1 1 है, और y2 क्या है आपके पास 6, और y3 क्या है 5, मतलब कि y2 ऐसी कैसी, y3 के साइन चेंज, ऐसी x2 माइनस 4, फिर y3 कितना -5, और आपके पास y1 कितना हो गया प्लस के 1, ऐसी x3 कितना है -3, अब y1 कितना है -1 और y2 के
-6। कहने का मतलब क्या है, जो भी आप जब जो भी फॉर्मूला देखते हो, फॉर्मूले में जो आपका नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव मतलब का मतलब होता है कि साइन को चेंज करना। आप जब पुटिंग करोगे तो उस कंडीशन में आप नंबर के साइन चेंज करोगे। इसलिए मैंने बोला यहाँ पे कि आप x1 देखो ऐसी कैसी रहेगा, सेम एज इट इज। y2 क्या है यहाँ पे, सेम एज इट इज 6 का 6 रहेगा, पर y3 का कर दिया आपने साइन चेंज करके, y3 इसमें नेगेटिव था, ठीक है। ऐसे बाकी सब करेंगे। यहाँ पे अब यहाँ पे 1 इंटू 6 प्लस 5 कितना हुआ, 11 हुआ, ठीक है। -4 -5 प्लस 1 कितना हुआ, -4 हुआ। -3 -1 -6 का -7 हुआ, मल्टीप्लाई करोगे 1 11 जा 11, -4 से प्लस का 16 और -3 की -7 से प्लस का 21। तो आपके पास आ गया 1/2, ये आ गया प्लस का 48 और डिवाइड करोगे 24 स्क्वायर यूनिट्स। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर ये स्क्वायर यूनिट्स है क्या, क्योंकि बेटा जो ये क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री है, यहाँ पे मुझे नहीं पता कि जो इसका यूनिट है वो कौन सी होगी, तो मैंने इसमें क्या लिख दिया, स्क्वायर यूनिट्स लिख दिया। मतलब कुछ भी हो सकता है, मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। यहाँ पे हम ये क्वेश्चन 6 चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। इन गिवन फिगर OA.OB इक्वल टू OC.OD। बहुत से बच्चे इसको डॉट पढ़ते हैं, बहुत से बच्चे इसको मल्टीप्लाई पढ़ते हैं, तो जो आपकी इच्छा हो, ठीक है। शो दैट एंगल ए बराबर एंगल सी के और एंगल बी बराबर एंगल डी के। अब क्वेश्चन जब आप इसमें आए हो, सबसे पहले कि गिवन आपने दे दिया, लिख दिया, टू फाइंड आपने लिख दिया। अब मेन बात क्या है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो उनके जो साइडों का रेशियो बराबर होता है और उनके एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। 9th में था आपका कॉन्ग्रुएंसी रूल, कॉन्ग्रुएंट करना था, और 10th में आपका सिमिलर रूल है, ठीक है। तो आपने क्या किया, इन ट्रायंगल एओडी एंड ट्रायंगल सीओबी में आए। यहां पे देखो, यहाँ पे ओए आपके पास क्या दिया था, OA.OB बराबर OC.OD। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे OC को इसके नीचे लिया, OB को इधर। अब तो आप बोलोगे OC को लाया सर आप, OD को ले आते हैं, कि बेटा OC को हम इसलिए लेके आए हैं क्योंकि OC क्या है, क्योंकि यहाँ पे OA अपॉन OA एक ट्रायंगल साइड है और OC दूसरी साइड ट्रायंगल की, तो OA अपॉन OC, OD अपॉन OB, ठीक है। हमने कर दिया, यहाँ पे गिवन था हमारे पास। और दूसरा क्या है हमारे पास, एंगल कौन सा, एंगल AOD सिमिलर ट्रायंगल एंगल्स COB के वर्टिकली अपोजिट एंगल जैसे कर दिया हमने, जैसे हो गया ये सिमिलर हो गया, जैसे सिमिलर हो गया किससे, बाय SAS रूल से, वैसे हमने एंगल A इक्वल टू एंगल C बोल दिया, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ऐसे एंगल B और एंगल E गए कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं हम। इफ tan 2A इक्वल टू cot A minus 18, where 2A is an acute angle, find the value of A। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो बोला है, यहाँ पे A की वैल्यू आपको निकालने की बोला है, और यहाँ पे जो A और B आपके पास क्या है, एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने करा tan 2A इक्वल टू cot A minus 18। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे चेंज किया, किसको, tan को चेंज किया। यहाँ पे tan किसमें चेंज हुआ, cot में। cot कितना, 90 minus 2A, ठीक। और cot यहाँ पे आपके पास है, cot से cot कैंसिल है, कैंसिल करके हम दिखाते नहीं है, ठीक है। तो 90 minus 2A इक्वल टू A minus 18, तो minus 2A minus A इक्वल टू -18 -19 क्या है, -3 इक्वल टू -108। तो माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ 3 मल्टीप्लाई डिवाइड में, और यहाँ पे आपका आ गया 36 डिग्री। एक वैल्यू कितनी आई, 36 डिग्री आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्वेश्चन, मतलब 12 का और पार्ट है यहाँ पे आपको मिलेगा वहाँ पे सैम्पल पेपर में। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। यहाँ पे सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है आपको मिल रहे हैं, ये क्या है, जब आपके पास जो वैल्यू, आपको पता होगा कि आपके 10th में आपको एंगल टेबल मिली होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, आपकी बुक में है आपके पास, ठीक है। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो एंगल है आपको जो दे रखे हैं वो 0 डिग्री, आपके पास 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू आपको दे रखी है। इन केस यदि आपके पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की बात नहीं करता, उस कंडीशन में आप क्या करते हो, चेंज करेंगे, क्या करेंगे, चेंज, ठीक है। चेंज का भी मेथड होता है, यदि आपके पास 2 नंबर है, 2 नंबर देखो यहाँ पे 2 आपके रेशियो है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। अब आपने क्या देखा, इन दोनों का सम कितना है, देखो 90 डिग्री है ना, 63 प्लस 27 90 है ना। इसका मतलब क्या है, आप इन दोनों में से एक चेंज कर दो, नीचे ऐसी 70 डिग्री और 70 डिग्री, तो इसका मतलब इन दोनों में से एक चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बहुत से बच्चे यहाँ बोलेंगे सर नहीं, ऐसा बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं, वहाँ पे एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको बोला होगा कि जो आपके पास की एंगल टू ये विदाउट एंगल टेबल दिया होगा आपके पास, जैसे बोला होगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री
आपके पास दिया होगा क्या बोलते हैं 90 डिग्री 70 डिग्री दिया होगा सपोज, और बोला होगा आपके पास कि जो थीटा की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए 45 से कम होनी चाहिए, ठीक। तो उस कंडीशन में आप दोनों को चेंज करोगे, एक को चेंज करोगे दोनों को करोगे। यहाँ पे आप क्या करोगे, दो है, दो में से एक चेंज किया आपने, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 डिग्री, तो आपके पास नीचे ऐसी कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री, ठीक है। पहले आपने ब्रेक कैसे क्या पता लग गया 63, यहाँ पे आपके पास 90 में से क्या माइनस करके 63 आ जाए क्या 27। अभी एंगल आपके पास क्या था 60 डिग्री था, अब एंगल क्या आपके पास 27 डिग्री है, ठीक है भाई। तो और ऐसी नीचे ऐसी 90 में से क्या माइनस करेगी 70 डिग्री आ जाए, तो हमने क्या 90 माइनस कर दिया 73 डिग्री। तो यहाँ पे आपके पास आपने चेंज किया, साइन स्क्वायर किस में चेंज हुआ कॉस स्क्वायर 27 में, और कॉस स्क्वायर किस में चेंज हुआ साइन स्क्वायर 73 डिग्री में। तो आपके पास क्या आया कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27, तो किसके बराबर होता है 1 के, ऐसे साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 किसके बराबर 1 के। क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस एंड दिस। अब एरिया निकालना है तो सिंपल सी बात है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। तो आपके पास ये है यहाँ पे, तो आपने क्या किया हाफ x1 देखो यहाँ पे क्या है x1 1 है, और y2 क्या है आपके पास 6 और y3 क्या है 5, मतलब कि y2 ऐसी ऐसी y3 के साइन चेंज, ऐसी x2 माइनस 4, फिर y3 कितना -5, और आपके पास y1 कितना हो गया प्लस के 1, ऐसी x3 कितना है -3, अब y1 कितना है -1 और y2 के -6। कहने का मतलब क्या है, जो भी आप जो भी फॉर्मूला देखते हो, फॉर्मूले में जो आपका नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव मतलब का मतलब होता है कि साइन को चेंज करना। आप जब पुटिंग करोगे तो उस कंडीशन में आप नंबर के साइन चेंज करोगे, इसलिए मैंने बोला यहाँ पे कि आप x1 देखो ऐसी कैसी रहेगा सेम एज इट इज, y2 क्या है यहाँ पे सेम एज इट इज 6 का 6 रहेगा, पर y3 का कर दिया आपने साइन चेंज करके, y3 इसमें नेगेटिव था, ठीक है। ऐसे बाकी सब करेंगे। यहाँ पे अब यहाँ पे 1 इंटू 6 प्लस 5 कितना हुआ 11 हुआ, ठीक है। -4 -5 प्लस 1 कितना हुआ -4 हुआ, -3 -1 -6 का -7 हुआ, मल्टीप्लाई करोगे 1 11 जा 11, -4 से प्लस का 16 और -3 की -7 से प्लस का 21, तो आपके पास आ गया 1/2, ये आ गया प्लस का 48 और डिवाइड करोगे 24 स्क्वायर यूनिट्स। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर ये स्क्वायर यूनिट्स है क्या, क्योंकि बेटा जो ये क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री है, यहाँ पे मुझे नहीं पता कि जो इसका यूनिट है वो कौन सी होगी, तो मैंने इसमें क्या लिख दिया स्क्वायर यूनिट्स लिख दिया, मतलब कुछ भी हो सकता है मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, यहाँ पे हम ये क्वेश्चन 6 चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। इन गिवन फिगर OA.OB इक्वल टू OC.OD, बहुत से बच्चे इसको डॉट पढ़ते हैं, बहुत से बच्चे इसको मल्टीप्लाई पढ़ते हैं, तो जो आपकी इच्छा हो, ठीक है। शो दैट एंगल A बराबर एंगल C के और एंगल B बराबर एंगल D के। अब क्वेश्चन जब आप इसमें आए हो, सबसे पहले कि गिवन आपने लिख दिया, टू फाइंड आपने लिख दिया। अब मेन बात क्या है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, क्या होते हैं सिमिलर होते हैं, तो उनके जो साइडों का रेशियो बराबर होता है और उनके एंगल भी आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है। 9th में था आपका कॉन्ग्रुएंसी रूल, कॉन्ग्रुएंट करना था, और 10th में आपका सिमिलर रूल है, ठीक है। तो आपने क्या किया इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COB में आए, यहां पे देखो, यहाँ पे OA आपके पास क्या दिया था OA.OB बराबर OC.OD, तो मैंने क्या किया मैंने यहाँ पे OC को इसके नीचे लिया है, OB को इधर। अब तो आप बोलोगे OC को लाया सर आप OD को ले आते हैं, कि बेटा OC को हम इसलिए लेके आए हैं क्योंकि OC क्या है, क्योंकि यहाँ पे OA अपॉन OA एक ट्रायंगल साइड है और OC दूसरी साइड ट्रायंगल की, तो OA अपॉन OC OD अपॉन OB, ठीक है, हमने कर दिया, यहाँ पे गिवन था हमारे पास। और दूसरा क्या है हमारे पास एंगल कौन सा एंगल AOD सिमिलर ट्रायंगल एंगल्स COB के वर्टिकली अपोजिट एंगल, जैसे कर दिया हमने, जैसे हो गया ये सिमिलर हो गया, जैसे सिमिलर हो गया किससे बाय SAS रूल से, वैसे हमने एंगल इक्वल टू एंगल C बोल दिया, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ऐसे एंगल B और एंगल E गए कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। दूसरा क्या है देखो यहां से, इन ट्रायंगल TPQ आपने बात करी TPQ में, ठीक है। वेयर क्या है यहाँ पे TP का किसके है TQ के, जब ये इसके इक्वल है बताया था ना भी यहाँ पे, क्योंकि एक्स के पॉइंट से दो इक्वल टेंजेंट होती है, तो ये एंगल इसके बराबर हो गया, जैसे ही ये एंगल इसके इक्वल हो गया आपने इक्वेशन 2 डाल दी, और फिर अगेन लिया है अगेन इन ट्रायंगल TPQ, इसमें फिर से आए, क्यों आए फिर से, क्योंकि पहले उसमें आपने कहा कि भैया ये साइड इसके इक्वल है तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। दूसरे उसमें आपने आगे तीनों एंगल सम कितना है 180, एंगल PTQ प्लस एंगल TPQ प्लस एंगल PQT किसके बराबर है 180 के, एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। आपने फ्रॉम इक्वेशन 2 से आए,
और आपने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 2 से आके आपने क्या किया, जो एंगल आपका टी क्यू पी था उसे आपने क्या लिख दिया, टी पी क्यू लिख दिया। ठीक है, समझ नहीं है? तो यहां पे कितने आ गए, 2 टी पी क्यू आ गए, आपने प्लस किया इनको, इधर जाके माइनस का आ गया। ठीक है, यहां से क्या किया 2 कॉमन लिया, एंगल पी टी क्यू किसके बराबर इक्वल हो गया, 2 कॉमन ले लिया 90 माइनस टी पी क्यू। ये कहां से आ गया आप, इक्वेशन 1 से। आप किसे इक्वेशन 1 से आए। ठीक है, इक्वेशन 1 से आ गए कि जो 90 माइनस एंगल टी पी क्यू से बराबर है ओपी क्यू के, अब लिख दिया यहाँ पे और ये आपके आंसर आ गया। फिर से रिमाइंड कर रहा हूं, फिर से देखो, ढंग से देखना इसको, कुछ नहीं करना। ठीक है, पहले किसमें आया आप, एंगल ओ पी टी किसके इक्वल है, 90 के बाय थ्योरम। ठीक है, तो इसको 2 बार स्प्लिट कर दिया, ओ पी क्यू प्लस क्यू पी टी में स्प्लिट कर दिया। आपके पास क्या क्या चाहिए आपको, ओ पी क्यू एक तरफ बाकी एक तरफ, इक्वेशन 1। दूसरा किसमें है, इन या तो आप ये लाइन स्किप कर सकते हो और डायरेक्टली कर सकते हो, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल टी पी क्यू वेयर टी पी गोस टू टी क्यू, ये भी लिख सकते हो आप। और वहां पे ये लाइन स्किप करके आप सीधा डायरेक्टली कर सकते हो, इन ट्रायंगल टी पी क्यू वेयर टी पी गोस टू टी क्यू के। ठीक है, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो कि ये प्लस इसको 2 बार लिख दिया इक्वल टू 180, ये प्लस कर दिया, इसको प्लस करके माइनस करके यहाँ पे। ठीक है, वो तो आपकी इच्छा है। क्वेश्चन नंबर 16 बात है, सविता एंड हमीदा आर 2 फ्रेंड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव द सेम बर्थडे। सिंपल सी बात ही है 2 फ्रेंड है, कोई भी 2 फ्रेंड है, एक ही दिन तो ऐसा होगा जहां पे उनकी बर्थडे सेम हो सकता है, अदरवाइज तो हो नहीं सकता भाई सेम बर्थडे। हाँ है ना? तो आपने कहा टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी हो गया आपका, 365 आ गया। हाँ है ना? हैविंग द सेम बर्थडे, नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गया आपके पास, 1 डे हो गया, एक ही दिन तो होगा आपके पास जो जिस दिन वो सेम हो सकते हैं बर्थडे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्या होती है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर आउटकम। तो फेवरेबल कितने आपके 1 है और टोटल कितने 365 दिन, तो 1/365। नेक्स्ट क्वेश्चन, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। एक रितु है लड़की जो डाउन स्ट्रीम, जब वो नदी में नीचे की ओर, मतलब धारा के अनुकूल, मतलब कि यदि आप डाउन स्ट्रीम मतलब आप धारा के अनुकूल हिंदी में बोलते हैं, और वैसे बोलते हैं आप यदि आप करंट जो आपकी नदी है, नदी के उसमें फ्लो में जा रहे हो आप। ठीक है, नदी जो बह रही है उसी डायरेक्शन में यदि आप जा रहे हो, ठीक है, उसे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर मतलब आराम से तैर लेती है। एंड अपस्ट्रीम मतलब कि उल्टा, जब वो धारा के अपोजिट, मतलब कि जो करंट की जो आपकी जो रिवर है उसका यदि अपोजिट फ्लो जो हो रहा है जहां पे, उसके यदि अपोजिट चल रही है उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। यदि अपस्ट्रीम जा रही है तो उसने बोला 4 किलोमीटर जा पा रही है 2 घंटे में। ठीक है भाई, मुझे फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। इसमें दोनों चीज निकालनी है, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर किसकी, ऋतु की, कि ऋतु स्टिल वाटर मतलब यदि पानी बह नहीं रहा हो, मतलब एकदम ठहरा हुआ है, उस समय उसकी स्पीड क्या होगी, और पानी जब बह रहा है तो उसकी स्पीड क्या होगी। तो मैंने यहां पे कर दिया लेट हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर। मतलब कि ऋतु जब खाली, मतलब कि एकदम पानी ठहरा हुआ है, उस टाइम उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। और लेट द स्पीड ऑफ करंट, जो करंट जो पानी बह रहा है उसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर। तो अब स्ट्रीम क्या हो जाएगी बताया ना, आप क्या कर रहे हो, आप जब इस कंडीशन में क्या कर रहे हो, आप अब स्ट्रीम में मतलब आप जो आप तैर रहे हो और आप किसी अगेंस्ट चल रहे हो, पानी मतलब पानी बह रहा है उसके अगेंस्ट आप जा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, आपकी स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर क्यों हम स्ट्रीम की स्पीड माइनस हमारी स्पीड कर लेते तो बेटा इसमें बहुत डिफरेंस होता है। क्यों, यदि ऐसा होगा कि यदि स्ट्रीम की स्पीड ज़्यादा होगी, मतलब पानी की स्पीड यदि करंट की स्पीड ज़्यादा होगी और आपकी स्पीड यदि कम है, तो सिंपल सी बात है आप हरिद्वार से प्रेरणा आश्रम आ सकते हो, परंतु प्रेरणा आश्रम से हरिद्वार कभी नहीं जा पाओगे, क्योंकि क्या है, आपकी स्पीड कम है। तो इसलिए हमेशा जो भी पानी के ऊपर तैरता है, पानी के ऊपर जो भी चीज़ तैरेगी, चाहे वो नाव हो, चाहे इंसान हो, कोई भी हो, तो मोटर बोट हो, कोई भी, उसकी भी स्पीड हमेशा ज़्यादा होती है और नदी की स्पीड कम होती है। इसलिए हम यहाँ पे x माइनस वाई करेंगे, मतलब कि हमने ऋतु की स्पीड से नदी की स्पीड माइनस किया, और x प्लस वाई हमने क्योंकि डाउन स्ट्रीम गए तो उसकी स्पीड प्लस होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 2 घंटे, अब क्या करी थी, 2 घंटे में कितना जा रही थी बेटा, वो 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रही थी, डाउन स्ट्रीम जा रही थी। तो क्या करा हमने, क्योंकि डिस्टेंस टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो आपने कहा 20 अपॉन x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, कैंसिल हो 10, ये आ गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, इक्वेशन 1। ऐसी अब डाउन स्ट्रीम जा रही थी, कितना जा रही थी वो, 4 किलोमीटर जा रही थी 2 घंटे में, तो वही टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब 4 अपॉन x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। आपने कैंसिल करा 2, क्रॉस किया, आ गया आपके पास।
अब फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 करोगे, क्योंकि एक्स एक्स सिंबल कैंसिल हो जाएगा, आपने कौन सा यूज किया, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड आपको पता ही होगा, एलिमिनेशन किसे बोलते हैं। एलिमिनेशन मतलब होता है एलिमिनेट करना। एलिमिनेट कब होता है, जब दो वेरिएबल सेम क्वांटिटी होगी और अपोजिट साइन होंगे, तभी वो एलिमिनेट हो सकते हैं, अदरवाइज एलिमिनेट नहीं हो सकते। तो यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी हमारे दोनों के साइन अलग अलग थे और सेम क्वांटिटी थी दोनों की, तो हमने यहाँ पे किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो हमने कैंसिल कर दिया। 2x = 12 और यहाँ पे x = 6, वैसे x की वैल्यू कहाँ पुट कर दी, आपने इक्वेशन 1 में कर दी, तो 6 + y = 10, यहाँ पे वो करा y = 10 - 6, y = 4। तो हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर = 6 km/h और स्पीड ऑफ करंट क्या होगी आपके पास, 4 km/h। कोई दिक्कत। अब इसका और पार्ट कर लेते हैं। फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। जब भी स्टेटमेंट में दो नंबर की बात की जाए और यदि वहां पे स्क्वायर या वहां पे प्रोडक्ट की बात की जाएगी, तो उसका मतलब वो स्टेटमेंट कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टेटमेंट है। अब कोई बोले सर ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा देखो सिंपल सी बात, लीनियर की जो स्टेटमेंट होती है वहां पे आपके पास पहली बात आपके पास जो वेरिएबल होते हैं वो सेपरेट होते हैं, वो मल्टीप्लाई में नहीं होते। ठीक है, दूसरा उनका कोई स्क्वायर नहीं होता। इसलिए जब भी आपके पास क्वेश्चन में के अंदर सम जब स्क्वायर की बात करेगा या प्रोडक्ट की बात करेगा, तो आप समझ लेना कि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपके स्टेटमेंट है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टेटमेंट होती है वहां पे आप एक वेरिएबल ही लेट करना, वो ज्यादा इजी पड़ता है और कोई दिक्कत नहीं है करने के लिए। यहाँ पे दो वेरिएबल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर हम एक ही वेरिएबल से करेंगे। तो लेट द टू नंबर बी x एंड 27 - x, क्योंकि दोनों का सम है। ठीक है, सम का मतलब जानते हो आप, यदि दो नंबर का सम, यदि मैंने बोला सिंपल सी बात है, यदि मैंने कहा राम और श्याम के पास दोनों के पास का सम 100 रुपए, कितने रुपए, 100। यदि राम के पास 60 रुपए है, तो ये बताओ कि श्याम के पास कितने होंगे। तो सिंपल सी बात है, जब राम के पास आपके पास 60 रुपए है, तो श्याम के पास क्या होंगे, 100 - 60, कितने आ गए, 40 आ गए। ऐसी सेम यहाँ पे किया, दो नंबर का सम यहाँ पे क्या है, 27 है, तो इसलिए हमने पहला नंबर को लिया x, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 27 - x हो जाएगा। अब बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं, x - 27 करते हैं, और बहुत से हैं जो टीचर बोलते कोई नहीं सर, कोई नहीं बेटा, एक माइनस प्लस में तो कोई बेटा बहुत अंतर। 27 - x का मतलब अलग होता है और x - 27 का मतलब अलग होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। ठीक, प्लस माइनस की बहुत बड़ी चीज होती है, देख लो यहाँ पे। ठीक है, तो नंबर क्या लिया, x और क्या लिया, 27 - x लिया हमने। ठीक है, क्योंकि दोनों का सम था। तो आपके दोनों का प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, यहाँ पे देयरफॉर करें अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट करें। यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई कितने हैं, 182, 27 - x इंटू x बराबर 182, तो मल्टीप्लाई करा 27x - x² = 182। क्योंकि यहाँ पे x² नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या है, आप इस सब को लेके इधर जाओगे, मतलब आप इसको इधर लाओगे, 182 ऐसी का ऐसे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे करा हमने देखो x² - 27x और ये ऐसी का ऐसी = 0। ठीक है, अब वही यहाँ वही ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो यहाँ पे सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक इसमें मिलटर्म और दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हम इसमें मिलटर्म कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप वो भी कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या आपने देखा, सी पॉजिटिव है, इसका मतलब आप इस बार पॉजिटिवली स्प्लिट करोगे, तो मल्टीप्लाई करके 182 आना चाहिए, प्लस करके 27 आना चाहिए। ठीक है, तो यदि यहाँ पे नेगेटिव होता -182, तो इन दैट कंडीशन आपके पास नेगेटिवली स्प्लिट करते। ठीक है, तो अब करा यहाँ पे 14x + 13x मल्टीप्लाई करके क्या 182 प्लस करके 27। आपका बाहर माइनस का, अंदर साइन चेंज कर दिया आपने, माइनस का 14x माइनस का 13x। अब यहाँ x कॉमन लिया, x - 14 x, यहाँ क्या कॉमन है, माइनस का 13। यदि ये नेगेटिव है, नेगेटिवली कॉमन लेते हैं और पॉजिटिव कॉमन लेते हैं। ठीक है, अब दोनों ब्रैकेट क्या है, सेम है, देखो यहाँ पे यही सेम है। आपने क्या किया, x - 14 कॉमन, यहाँ क्या x, यहाँ -13 = 0। ठीक है, एक बार x - 14 बराबर 0, एक बार x - 13 बराबर 0। तो यहाँ पे स्थिति पर 10 टू नंबर भी, यदि पहला नंबर आप क्या ले रहे हो, 14 ले रहे हो इस कंडीशन में, तो दूसरा नंबर क्या हो रहा है, 13 हो रहा। और इस कंडीशन में यदि आप पहला नंबर क्या ले रहे हो, 30 ले रहे हो, तो दूसरा नंबर क्या रहा, 14 आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 18 में आते देखो यहाँ पे, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन एपी इज 1050, मतलब 1050। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म मतलब S14 बराबर 1050 150। फर्स्ट टर्म 10 मतलब a बराबर 10 है, क्या नहीं बोला है, फाइंड इट्स 20 टर्म। एक बात ध्यान रखना, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखना टर्म्स और टर्म में ध्यान रखो। टर्म मतलब आपको 820 830 814 जो भी है, टर्म्स मतलब क्या होता है, वहां पे एस हो जाता है, वो ध्यान रखना टर्म्स। यदि बहुत से बच्चे यदि कंफ्यूज होते हैं कि सर हम यहाँ पे एस का फॉर्म लगाए या ए का फॉर्म लगाए, A20 बोले या इसको S20 बोले, तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको टर्म्स बोला है तो इसका मतलब वो एस है, और यदि टर्म बोला है तो वो ए है। ठीक है, तो यहाँ पे A20 बड़ा क्वेश्चन मार्क। तो आपने करा S14 का फॉर्मूला
पहले S14 बराबर 1050 देगा, तो आपने पहले S14 का फॉर्मूला कर दिया। क्या होता है 14/2 ब्रैकेट इंटर 2a + 13d फॉर्मूला होता है इसका। सिंपल सी बात है। आप अब बहुत से बोलेंगे सर फॉर्मूला तो होता है SN = n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n - 1 dt। तो बेटा हम ना सिंपल सी बात है, हम यदि आप 14 टर्म ले रहे हो तो इसका मतलब जो डी की वैल्यू वो एक कम हो जाएगी, क्योंकि डिफरेंस क्या होता है, दो नंबर के बीच का डिफरेंस होता है, हमेशा ध्यान रखना। यदि मेरे पास 100 रुपये है तो मतलब कोई मतलब नहीं है, 100 रुपये अच्छी बात है, तो बोलो अच्छी बात है सर। यदि बोलूँ मेरे पास 100 रुपये और आपके पास 50, आपके 60 रुपये है, तो अब क्या है, अब तो बोलोगे आप सर डिफरेंस है कितने का, 40 का डिफरेंस है। कैसा बदला 100 - 40, 100 - 60, 40 आ गया, हाँ है ना। तो इसलिए डिफरेंस जो होता है वो दो नंबर के बीच में होता है। इसलिए यहाँ पे यदि आप पहली टर्म की बात करें तो वहाँ कोई डिफरेंस होता है, और जब आप दूसरे टर्म में आते हो तो वहाँ डिफरेंस पैदा हो जाता है। और ए बी कौन है, ए बी का मतलब ये है कि एक ऐसी सीरीज जिसके डिफरेंस इक्वल होनी चाहिए। यदि डिफरेंस इक्वल नहीं है तो आपका ए बी नहीं है वो, ठीक है। तो S14 का फॉर्मूला 14/2 2a + 13d, तो आपने करा यहाँ पे करा, यहाँ पे कैंसिल किया, 7 को यहाँ लिया क्योंकि मल्टीप्लाई में डिवाइड में लिया आप 2a + 13d। जैसे आ गया आपके पास, आपने क्या किया 20 को प्लस का जाके माइनस कर दिया, आपने यहाँ पे 130 आ गया, 130 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई में डिवाइड में क्या है d को 10 आ गया। यही 10 है A20 का फॉर्मूला, वही बताया था हमने। A20 मतलब a + कितना d 19d, ठीक है भाई। यदि ऐसी आप बोलो सर A15 होता तो क्या होता, तो कोई बेटा कोई दिक्कत नहीं, a + कितना d हो जाता, 15 बोला ना, तो a + 14d, ठीक है भाई। तो 19d, अब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, आप ये आ गया और यहाँ पे आपका आंसर, ठीक है। A20 200 आ गया। 19 क्वेश्चन, प्रूव दैट sin θ - cos θ + 1 और sin θ + cos θ -1 = 1/sec θ + -tan θ, और क्या 1 + sin θ / cos θ, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखो यहाँ पे जब भी क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार आ चुका है, बहुत बार आपके पास आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। इसके एक तो ये सिंपल तरीके है क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है जहाँ पे अभी बताऊंगा मैं, इसमें मैंने कर भी रखा, जो दो फॉर्म आती है इसकी, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपने क्या किया, देखो यहाँ पे चाहिए कि आपको tan चाहिए। tan क्या होता है, sin θ / cos θ होता है। इसका मतलब क्या है, आपने यहाँ से कॉमन क्या लिया, cos θ लिया, क्योंकि sin θ / cos θ क्या होता है, tan होता है, इसलिए हमने कॉमन ले लिया। cos θ ऊपर से कॉमन लिया, cos θ नीचे से कॉमन लिया। कॉमन लिया, कॉमन का मतलब क्या, डिवाइड करना। क्या होता है, डिवाइड। ध्यान रखना बात, बहुत से बच्चे कॉमन चीजें, बहुत से बच्चों बहुत छोटी छोटी चीजें नहीं पता होती है, तो ये ध्यान रखना। कॉमन मतलब डिवाइड करना। आपने जैसे cos θ कॉमन लिया तो क्या आ गया, sin θ / cos θ, cos θ / cos θ 1/cos θ। ऐसे यहाँ पे sin θ / cos θ, cos θ / cos θ 1/cos θ। तो यहाँ पे cos θ कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल, तो क्या आ गया यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या आ गया tan θ -1 + sec θ, और नीचे क्या है tan θ +1 - sec θ। अब आपने क्या किया, अब मेन यहां से क्वेश्चन एक जो यहां से क्वेश्चन बनता है आपके पास, ठीक है, ध्यान देना। जब भी ऐसी बात करेगा तो क्या करना, ऊपर वाले को पूरे को एक टर्म ले लेना। क्या लेना, पूरे को एक टर्म। नीचे में क्या करना, tan θ - sec θ। यदि इस क्वेश्चन में यदि आप कॉट के अबाउट बात करता तो वहां भी यही करना काम, ठीक है, सेम। यदि यहाँ पे आपको cot θ की, यहाँ पे यदि आपको यहाँ पे आंसर में cot θ की बात करेगा और cosec θ की बात करेगा, तो उस कंडीशन में आप इस बार cos θ कॉमन लेके क्या लोगे, आप sin θ कॉमन लोगे, क्योंकि cos θ / sin θ किसका होता है, cot θ के, ठीक है भाई, ठीक है, ध्यान रखिए बात, ठीक है। तो आपने क्या किया, ऊपर वाली पूरी एक टर्म ली, नीचे में दो अलग अलग कर लो, tan θ - sec θ अलग और +1। अब बोलोगे सर आपने ऐसे क्यों किया, बेटा ऐसे इसलिए किया ताकि ये देखो, ये ऊपर मुझे कोई मतलब नहीं है, ऊपर पूरी एक ही टर्म लिखो, नीचे क्या करना, बस नीचे ध्यान रखना बस कि आपने ये अलग अलग कर दिया। अब क्या किया आपने, इसका रेशनलाइज किया, किसका, ये इसका, ठीक है। यदि आपने पढ़ा होगा तो रेशनलाइज आपको पता ही है क्या, क्योंकि रेशनलाइज वहां 3 टर्म होती है, पर यहाँ पे हमारी यहाँ पे 2 टर्म होती है, यहाँ पे 3 टर्म है, तो इसलिए हमने क्या करा, 1 2 3 टर्म थी, इसको पूरे को एक लिया +1, और जो रेशनलाइज किया मैंने इसका किया tan θ - sec θ का रेशनलाइज किया, tan θ + sec θ, tan θ + sec θ। ध्यान ना, समझने वाली बात यही है। पहली बात क्या, यदि tan है तो आप cos का कॉमन ले लोगे, और यदि cot होता तो sin का कॉमन लेंगे, ठीक है। दूसरी बात, पूरे को एक ही टर्म लेनी है, नीचे को आपको 2 टर्म में डिवाइड करना है, मतलब 1 वाला अलग ये, और रेशनलाइज जो करना है वो आपको इसका करना है, tan θ + sec θ का रेशनलाइज किया, tan θ + sec θ अपॉन tan θ + sec θ, ठीक है। tan θ - sec θ का रेशनलाइज करना है, ध्यान रखना, जैसे करा ऊपर आपको पता है पूरी एक टर्म है तो ये ऐसी का ऐसी रहेगा, नीचे 2 टर्म है तो इसकी मतलब पहले इससे हुई क्या हुआ, tan स्क्वायर θ - sec स्क्वायर θ, और इसकी से हुई तो ये आ गया। अब ये किसका होता है, -1 के, किसका होता है, -1 होता है। अब ये पूरा एक कर लिया हमने, इससे ये काट के ये आ गया आपके पास आंसर, ठीक है भाई। जैसे ही आंसर आया आपने क्या करा, इसका रेशनलाइज किया, क्योंकि आपको नीचे चाहिए ना sec θ - tan θ, तो आपने रेशनलाइज किया, sec θ - tan θ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है।
ऊपर क्या है सेक्स डेटा माइनस टेन स्क्वायर डेटा और नीचे सेक्टर माइनस टेन डेटा, तो ऊपर 1 आ गया, ये आपका आंसर। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, क्वेश्चन 20 की बात करेंगे। इनवर्ट रेशियो डज द पॉइंट, ये पॉइंट है, डिवाइड द लाइंस सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए ये एंड बी ये। ठीक है, आपके और ये पॉइंट है आपके, वो किस रेशियो में इसको डिवाइड करेगा। तो हम आपने क्या करा यहाँ पे, अब लेट कर लिया कि जो पी पॉइंट है, लेट कर लिया इसको, जो ये पी पॉइंट है वो डिवाइड द लाइन सेगमेंट, जो ए और बी के लाइन सेगमेंट किसको डिवाइड कर रहा है यहाँ पे, के रेशियो 1 में। ठीक है भाई, ज्वाइन द पॉइंट्स इन के रेशियो 1 कर दिया आपने। कर दिया, इसके बाद आपने फॉर्म लगाया इसका, क्या एक्स कॉमा वाई माइनस 4,6 किसके इक्वल होता है, -3 इंटू के और -6 इंटू 1। ठीक है, अपॉन के प्लस 1, ऐसी 8 इंटू के प्लस 10 इंटू 1 अपॉन के प्लस 1। कहने का मतलब क्या है, y2m प्लस x2m प्लस x1n, ठीक है, अपॉन m प्लस n। ऐसी y2m प्लस y1n अपॉन m प्लस n। कहने करने के लिए आप ये भी कर सकते हो, आप ऐसे भी सकते हो, सिंपल सी बात है। पहले x2 की इम्प्लाई यहां से, फिर इसकी इम्प्लाई से, ऐसी जैसे जो काम आपने x2 के लिए वही काम y2 के लिए करेंगे। ठीक है, तो आपका आगे यहाँ पे अब क्योंकि यहाँ आपको ये वेरिएबल एक निकालना है तो एक ही कंपेयर करोगे, -4 की कंपेयर आपने क्या कर ली, आगे से कर लो। अब आप कोई बोलेगा सर आप हम 6 की कंपेयर कर सकते हैं पीछे से, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कंपेयर करोगे आंसर ही क्या है, वो दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपने कंपेयर करी, -4 की क्रॉस किया, -4 ब्रैकेट के अंदर के प्लस 1, -3 के -6 आपने मल्टीप्लाई करी, -4 के -4 इक्वल टू -3 के -6, के वाले एक तरफ नंबर वाले एक तरफ, तो क्या आ गया यहाँ पे, माइनस के तरफ प्लस और प्लस के माइनस के जाके प्लस, क्या आ गया, माइनस के इक्वल टू -2 कैंसिल इक्वल टू 2। तो इसका मतलब दस द पॉइंट, ये आपको जो -4,6 है क्या कर रहा है, आपको 2:1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इसका और पार्ट है, और पार्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इफ द पॉइंट ए बी सी डी, क्या है यहाँ पे, पैरेललोग्राम के वर्टेक्स से, ध्यान रखना पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए बोलेगा तो सिंपल सी बात है, डिस्टेंस फॉर्मूला लेगा। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के चारों साइड लगाओगे, अपोजिट साइड यदि इक्वल है तो पैरेललोग्राम है, यदि पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल नहीं है तो पैरेललोग्राम नहीं है। ये चारों साइड इक्वल है, अब तो अब सर अब आप बोलोगे सर यदि अपोजिट पेयर ऑफ अपोजिट साइड यदि बराबर है तो पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल भी तो होता है, तो बेटा सबसे पहले पैरेललोग्राम आता है। यदि पेयर ऑफ अपोजिट साइड यदि आपकी बराबर है तो पहले पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल तब होगा जब वो 90 डिग्री में स्टैंड करेंगे साइड है। ठीक है, इसलिए यदि अपोजिट पेयर ऑफ साइड यदि इक्वल होती है तो वो पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल नहीं है। रेक्टेंगल के लिए आपको 90 डिग्री में वो स्टैंड कराने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब दूसरे क्वेश्चन यहाँ पे जो बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है पैरेललोग्राम गिवन है। जब भी पैरेललोग्राम गिवन होगा तो वहां पे ध्यान रखना, बात बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत छोटा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार आता है, 3 नंबर के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं और बच्चे बहुत गलती करते हैं इसमें। तो गलती नहीं करनी बेटा, समझना आपको, जब भी पैरेललोग्राम दिया होगा तो यहां ध्यान रखना सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, ठीक, डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगेगा। सेक्शन फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, द मिड पॉइंट, द कॉरिडोर ऑफ मिड पॉइंट ए सी किसको इक्वल होगा, द कॉरिडोर मिड पॉइंट बी डी। क्योंकि दिमाग लो ए सी के का मिड पॉइंट भी कौन है, ओ है, और बी डी का भी ओ है। अब आप बोलोगे सर मिड पॉइंट क्यों है, क्योंकि बेटा द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, दैट मींस जो हम आपका बाइसेक्टिंग पॉइंट है वो क्या है, वहां बाइसेक्ट हो रहा है, इसका मतलब वो मिड पॉइंट है, पहले डायगोनल के लिए दूसरे डायगोनल के लिए भी। ठीक है, तो आपने फॉर्म लगा दिया यहाँ पे, और आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो 6 प्लस 9 पहले AC के लिए आ जाते हैं, 6 प्लस 9 अपॉन 2, 1 प्लस 4 अपॉन 2, 8 प्लस p अपॉन 2, 2 प्लस 3 अपॉन 2। और आपने क्या करना है, क्योंकि आपको p निकालना है तो आपने आगे ही कंपेयर किया, पीछे कंपेयर नहीं करी। ठीक है, तो यहाँ पे आगे 15.2 इक्वल्स टू 8 प्लस और 2 से 2 कैंसिल, 8 प्लस का माइनस का, तो p इक्वल्स टू 7 आ गया। क्या आ गया, p इक्वल्स टू 7। The cost 21 क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग a circular field at the rate of the ₹24 per meter is ₹5280। कह रहे मतलब यहाँ पे आपको फेंसिंग की कॉस्ट दे रखी है। जब भी आपके पास टोटल कॉस्ट दी होती है तो आप एक बात ध्यान रखना, यदि आपको मीटर में कॉस्ट दे रखी तो कहीं ना कहीं पैरामीटर या सर्कमफ्रेंस है, यदि आपको मीटर स्क्वायर में कॉस्ट दे रखी तो कहीं ना कहीं वो एरिया को डिनोट कर रहा है, और यदि आपको मीटर क्यूब में यदि कॉस्ट दे रही है, टोटल कॉस्ट यदि दी है तो कहीं ना कहीं वो वॉल्यूम को शो कर रहा है। ठीक है, तो और क्या निकालना है, द फील्ड इज द प्लोइंग एट द रेट ऑफ द ₹0.50 पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द प्लोइंग द फील्ड। ठीक है, यहां प्लोइंग द फील्ड बोला है, प्लोइंग मतलब होता है आपका खेत जोतना। ठीक है, क्या होता है, खेत
जोतने की आपको निकालना है, ठीक है। तो आपने क्या देखा यहाँ पे गिवन क्या आपके पास कॉस्ट ऑफ फेंसिंग है और सोलर फील्ड आपको दे रखी है, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ प्लोइंग ऑफ द फील्ड एट द रेट 0.50 मीटर स्क्वायर को निकालना है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, क्योंकि मैंने बताया था क्योंकि यहाँ पे आपको कॉस्ट दे रही है मीटर में, तो इसका मतलब क्या आपको यहाँ पे सर्कमफेरेंस दिया है यहाँ पे, तो सर्कमफेरेंस ऑफ द फील्ड आपने डिवाइड किया, आ गया आपके पास। अगेन किया सर्कमफेरेंस ऑफ फील्ड, क्यों किया, रेडियस निकालने के लिए। तो 220 इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे 2 इंटू 2 पाई आर होता है, तो 2 इंटू 22.7 इंटू आर। तो यहाँ पे वैल्यू रखी, क्रॉस किया आपने, कैंसिल किया, क्या है 35, आर इक्वल्स टू 35 मीटर। ऐसी एरिया ऑफ फील्ड बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसके पाई की वैल्यू 22.7, आर 35 इंटू 35, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 3850 मीटर स्क्वायर। अब क्या निकालना है, तो प्लोइंग निकालना था, कॉस्ट ऑफ प्लोइंग द फील्ड एट 0.50 पर मीटर स्क्वायर। तो आपने क्या करा रुपीज 0.50 मीटर स्क्वायर इंटू क्या जो आपका एरिया है कितना आया 3850 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो रुपीज 0.50 इंटू 3850 मल्टीप्लाई करके 1925 रुपीज, ठीक है, 1925, ठीक। अब क्वेश्चन 22 में आते हैं, टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, आपको ये देखो पहले यहाँ पे दे क्या रखा, दो टैंक एक साथ जब मिल दो टैंक मतलब एक पतले डायमीटर वाला टैंक और एक आपके पास मोटे डायमीटर वाला टैंक, ठीक है। जैसे सपोज आपका एक पतले डायमीटर वाला टैंक ये है, एक मोटे डायमीटर वाला टैंक ये है। सिंपल सी बात, जो जिसका डायमीटर ज्यादा होगा, जिसका डायमीटर ज्यादा होगा वो कम समय में क्या होगा पानी भर देगा, जिसका डायमीटर कम होगा वो ज्यादा समय में पानी भरेगा, हाँ है ना, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन में क्या बोला, दोनों मिलकर क्या करें 9 3/8 में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पानी भर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने पहले लेट कर लिया, सिंपल सी बात, मैंने लेट कर लिया, लेट द टाइम टेकन बाय द स्मॉल टैप बी एक्स आर, कि मतलब जो छोटे जो डायमीटर वाला टैप है, जो छोटे जो जिसकी जो छोटी है डायमीटर जो इसकी, उससे जो पानी बह रहा है, पानी भरने में टाइम कितना लग रहा है एक्स घंटे लग रहे हैं। और जो बड़े वाला टैप वाला है, जो बड़े टैप वाला है, जो जिसका मुंह बड़ा है, उससे पर जब हम पानी भर रहे हैं तो उसके क्या हो रहा है कम समय लग रहा है, ठीक है। कितना कम समय लग रहा है, हमें लेट कर लिया, स्मॉलर टाइप को कितना लग रहा है एक्स घंटे और लार्जर टाइप को कितना लग रहा है एक्स माइनस 10 घंटे लग रहा है, ठीक है। तो और दोनों मिलकर कितने घंटे में कर रहे हैं 9 3/8 आर में दोनों मिलकर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले काम किया, जब कोई टैप जो वाटर टैप वो एक्स घंटे में क्या भर रहा है, कोई टैंक को भर रहा है, तो एक घंटे में कितना भरेगा वो 1/x, ठीक है। ऐसी कोई बड़ा वाला टैप यदि x माइनस 10 घंटे में भरा तो एक घंटे में कितना भरेगा 1/x माइनस 10। अब ये कैसा है, सिंपल सी बात, मैंने यदि आपको बोला कि 5 पेन यदि 50 के हैं तो एक पेन कितने का होगा, आप क्या करोगे 50/5 क्या आएगा 10 आएगा, हाँ है ना। ऐसे यहाँ पे कि पूरा एक टैंक, पूरा जो एक बड़ा सा टैंक है, ठीक है, उसे छोटे डायमीटर वाला कितना भर रहा है x घंटे में भर रहा है, तो एक घंटे में कितना भरेगा वो 1/x, ठीक है, एक घंटे में 1/x टैंक भरेगा। ऐसी बड़े डायमीटर वाला क्या है, बड़े डायमीटर वाला जो टैप है वो कितने घंटे भर रहा है x माइनस 10 घंटे भर रहा है, तो एक घंटे में कितना भरेगा वो 1/x माइनस 10। ऐसी दोनों मिलकर कितने घंटे भर रहे थे 75.8 आ रहे थे, तो एक घंटे में कितना भरेंगे 1/75.8। तो आपने कहा इसको ऊपर लिया, एलसीएम लिया x माइनस 10, ठीक है भाई, क्रॉस कर दिया x माइनस 10 इधर और x इधर, तो क्या आ गया 2x माइनस 10 और ये x² माइनस 10। फिर से बताओ x से x मत काट देना बेटा, मल्टीप्लाई वो प्लस में, ठीक है बेटे। तो क्रॉस कर दिया आपने, यहाँ पे क्रॉस जैसे आया मल्टीप्लाई करा 75 को 2 से x से करिए 150x, 75 को 10 से करिए माइनस 750, 8 की x² ऐसे करिए 8x² और 8 की 10 से करिए माइनस 80x, ठीक है। फिर वही यहाँ पे कौन है, ये ऐसे कैसे रहेगा, हाँ है ना, और ये इसके साइन चेंज, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ऐसे आप कैसे कर रहे हो, ये ऐसे कैसे यहाँ साइन चेंज, वो इसलिए बेटा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वहाँ पे LHS में आपके सारे वेरिएबल नंबर होते हैं और RHS में क्या होता है 0 होता है। अब हमें क्या करना होता है कि यदि x² मेरा पॉजिटिव है तो उसका मतलब हम उसको छेड़ेंगे नहीं, जो दूसरी साइड है उसको छेड़ेंगे, चाहे वो LHS में हो RHS में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ भी भले ये हमारे पास क्या था राइट हैंड साइड था, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड था, परंतु हमने क्या किया ये बड़ा था x² और पॉजिटिव था, इसलिए ये ऐसी कैसी रहा, इसके साइन चेंज करें हम, ठीक है, कर दिए। अब वही हमने क्या किया, अब यहाँ पे हमने स्प्लिट मिल टर्म हमने इसलिए यूज़ नहीं किया, बहुत बड़ा बैठ रहा था, उसलिए हमने क्या यूज़ किया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, A 8 है, B -230 और C क्या है 750। A कौन होता है,
ए कौन है? द क्वांटिटी ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की क्वांटिटी या कोएफिशिएंट वैल्यू बोलो, ठीक है। बी कौन है? द क्वांटिटी ऑफ एक्स या कोएफिशिएंट वैल्यू बोलो, और सी कौन है? न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, ठीक है। यहां पे वैल्यू रखिए आपने, डी बराबर बी स्क्वायर 46 वैल्यू रख दिया आपने, -230 आप बी दी, स्क्वायरिंग करा 52900, मतलब कि 52,900, और यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करी 24,000, प्लस क्या कहता है 28,900, ठीक है। अब क्या यहाँ पे क्या फॉर्म लगाया, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के डी अपॉन 2 है, वैल्यू रख दिया आपने। यहाँ पे माइनस का बी था और यहाँ पे माइनस का 230 था, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस क्या हो गया, बताया था ना मैंने अभी। अब यदि आपका फॉर्मूले का पॉइंट यदि नेगेटिव है तो क्या है, जो भी आपका पास जो गिवन होगा उसके साइन क्या कर दोगे आप, चेंज कर दोगे, ठीक है। हमने चेंज कर दिया, कितना आया 230 प्लस माइनस रूट के अंदर 28,900 28,900 अपॉन 2 into 8। अब ये 230 प्लस माइनस 170 अपॉन 16, इसका स्क्वायर रूट होता है। यहाँ पे एक बार टेकिंग प्लस टेकिंग माइनस, आपने एक बार प्लस कर दिया एक बार माइनस किया, आंसर क्या आ गया यहाँ पे 25। यहाँ पे अपॉन में फ्रैक्शन में है तो यहाँ पे आपने इसको नॉट इक्वल कर दिया, ठीक है। अब नॉट इक्वल करने आप बोलो सर क्या आपने नॉट इक्वल क्यों किया, क्योंकि जो आपके पास होता है क्या होता है, जो टाइम होता है वो तो अपॉन भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अपॉन में हो सकता है। पर यदि आप इसको जब करोगे सॉल्व, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो आपको दिखेगा कि ये यहाँ से कहीं ना कहीं यहाँ पे छोटा है, तो इस वजह से इसको हमने यूज़ नहीं किया, इसलिए नॉट इक्वल लगाया, हमने ये यूज़ किया। तो इसलिए अब टाइम टेकन था स्मॉल मीटर क्या 25 और लार्ज कितना हो गया 25 - 10, ठीक है। समझ नहीं है, इसलिए क्वेश्चन है द शेडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड लेवल इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज 60 डिग्री देन व्हेन इट इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। मतलब कहने मतलब ये है, इसने ये बोला कि एक आपके पास टावर है, उसका जो एंगल है अभी फिलहाल 60 डिग्री है, ठीक है। जब सन का एल्टीट्यूड 60 से घट के क्या हो जाए 30 डिग्री होता है, जब उसका एंगल 60 से 30 डिग्री हो रहा है तो उस कंडीशन में उसकी जो शेडो है बढ़ रही है, ठीक है भाई, शेडो क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक, 40 मीटर लॉन्गर हो रही है। आपने पूछा, इसने पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मुझे हाइट ऑफ द टावर तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। एक बात और, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जब ये हाइट एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है उस कंडीशन में वो सब चीज़ को लेट कर लेते हैं, ये बी सी लेट करिए, ये नहीं बेटा, लेट सिर्फ वो करना है जो आपको निकालना है। तो हमने क्या किया, लेट द हाइट ऑफ द टावर क्या ले लिया, एच ले लिया, ए सी वाला एच मीटर, और बी डी आपको देगा 40 मीटर देगा। इन ट्रायंगल किसमें आया, ए सी बी में आया, 10 60 से और ए सी अपॉन बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे ए सी कितनी 10 60 की वैल्यू दी है √3, ए सी कितना है, ए सी कितना है आपके पास एच है, और बी सी आपको बी सी ए सी ऐसे क्रॉस कर दिया, एच अपॉन √23 आ गया। फिर आया आप इन ट्रायंगल ए सी डी में, इसमें आ गया ए सी डी में, ए बी डी में नहीं ए सी डी बेटा, क्योंकि आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करो, वो राइट टाइम लगता है, ठीक है। ए सी डी, ए सी डी में आ गया आप यहाँ पे 10 30 की सेवा हो गया ए सी अपॉन डी सी 1/√3। ए सी कितना है यहाँ पे एच, और डी सी कितना है आपको बता रहा है बी डी अपॉन बी सी, बी डी कितना है आपका 40 और बी सी कितना है एच अपॉन √3। यहाँ पे आप बहुत से बच्चे करेंगे प्लस यहाँ एलसीएम ले लेते हैं बेटा, एलसीएम लेना है यहाँ पे, क्रॉस करो सीधा, क्या करो क्रॉस कर दिए यहाँ पे इसको इधर, ठीक है भाई। तो क्या आ गया 40 प्लस एच अपॉन √3 बराबर √3h। फिर यहाँ पे क्या करा, एलसीएम लिया, √3 एलसीएम आएगा 40 √3 प्लस एच बराबर √3h, क्रॉस किया 40 √3 प्लस एच बराबर √3 3 से 3h। तो यहाँ पे आ गया 40 √3 प्लस क्या माइनस 2h, तो यहाँ पे क्रॉस कर दो 40 √3 अपॉन 2 20 √3 बराबर एच, एच बराबर 20 √3। तो हाइट ऑफ टावर क्या आ गई 20 √3 आ गया, ठीक है भाई। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, बी एंड सी एम आर द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट ए, जहां पर राइट एंगल किसमें ए पर है। प्रूव दैट 4 ब्रैकेट में बी एल का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर बराबर है 5 बी सी का स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है यहाँ पे। आप पहले आपने राइट एंगल बनाया ए बी सी बना दिया, जहां पर राइट एंगल किसमें ए पे, किसमें ये पॉइंट सी ले लो, ये भी ले लो, आप इच्छा या बी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ले लिया आपने। इसमें एल बी एल किसका मीडियन है ए सी पे, और सी एम किसका मीडियन है ए बी पर, ठीक है। गिवन कर लिया आपने, लिख दिया यहाँ पे बी एल एंड सी एम आर 2 मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एल बराबर हाफ ऑफ ए सी, जब एल किसके बराबर होगा हाफ ऑफ ए सी के, ऐसी ए एम किसके बराबर होगा हाफ ऑफ ए बी को। अब आप बोलोगे सर आपने सी एल बराबर हाफ ऑफ ए बी क्यों लिया,
क्योंकि बेटा मुझे सीएल का मतलब है ना आपको नीचे से मतलब है ना राइट ट्रायंगल से, ऊपर से क्या मतलब है आपको, इसलिए ठीक है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, ये रहा। अब नाउ क्या करोगे आप, सिंपल सी बात, जितने राइट ट्रायंगल उतनी थ्योरम, उतनी बार थ्योरम लगेगी। पहले राइट ट्रायंगल कौन सा लिया आपने, सी के अकॉर्डिंग, सी ए बी ट्रायंगल लिया, एंगल बराबर 90, तो बीसी का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, एसी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर, इक्वेशन 1 बाय पाइथागोरस थ्योरम। फिर ऐसी इन ट्रायंगल्स में आ गए सी ए एम, पॉइंट पहले सी को लेकर चलेंगे हम, सी ए बी और सी ए एम आगे, यहां पे ऐसी सी एम का स्क्वायर किसके इक्वल है, सी का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर, इक्वेशन 2 पाइथागोरस थ्योरम। ऐसे आ गया हम इन ट्रायंगल एल ए बी में, किसमें, एल ए बी में, ठीक है, यहां भी ऐसे करा, ठीक है, एल ए बी में आ गया आप, ठीक, यहां पे लगा बी एल का स्क्वायर बराबर है ए एल का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। अब आपने क्या है, देखो दिमाग लगाओ, मुझे क्या चाहिए, अब देखो लेफ्ट साइड क्या चाहिए, बी एल और सी एम चाहिए। बी एल और सी एम कहाँ है, इक्वेशन 2 में और इक्वेशन 3 में। तो आपने क्या किया, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 और 3 को क्या किया, ऐड किया। और क्योंकि आपको आंसर क्या चाहिए था, 4 चाहिए था, 4 बी एल का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर, इसलिए आपने क्या किया, यहां पे इक्वेशन 2 और 3 को ऐड किया और उसकी मल्टीप्लाई 4 से कर दी, जिससे आपका आरएचएस आ चुका है, ठीक है। इससे आपके क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है, एलएचएस आ गया आपके पास आ गया। उसके बाद देखो ये दिमाग लगाओ, अब क्या किया मैंने, बट लिखा, क्या लिखा, बट क्यों लिखा, क्योंकि देखो सीएम और बीएल तो मुझे चाहिए था, आ गया सीएम का स्क्वायर बीएम का स्क्वायर, पर मुझे क्या इधर क्या चाहिए था, ए बीसी चाहिए, और बीसी कौन है, एसी का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर। यहां पे मेरे पास एसी का स्क्वायर है, एबी का स्क्वायर है, पर ये दोनों मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैंने बट किया, बट एल बराबर किया हाफ ए बी ए सी जो मेरा गिवन में था, ए एम बराबर किया हाफ ऑफ ए बी जो मेरा गिवन में था, मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। ए सी ए एल की जगह क्या रखा मैंने, ए बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और ये ए सी अपॉन 2 का होल स्क्वायर था यहाँ पे, ठीक है भाई, ए एम की जगह ये, ए एल की जगह ये कर दिया, कट गया, ए सी का स्क्वायर 4 ए सी का स्क्वायर, ए सी का 5 ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर 4 ए बी का स्क्वायर 5 ए बी का स्क्वायर, 5 कॉमन ये आ गया, फ्रॉम इक्वेशन 1 से आ गए हम यहाँ पे, ठीक है। और फ्रॉम इक्वेशन 1 से आ रहा आपका ए सी का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर, तो आपके पास ये आपका आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे यहाँ पे हम। क्वेश्चन नंबर 25, कंस्ट्रक्शन आर टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड मेजर इट लेंथ को मेजर करना, ठीक है। देखो आप क्या करा हमने, पहले आपने क्या किया, सेंटर लिया, एक आर्क भरी, और आपने क्या किया 4 सेंटीमीटर का, कितने सेंटीमीटर का आपका 4 सेंटीमीटर का आपने एक सर्कल बनाया, बना दिया। इसी सेंटर से, इस सेंटर ओ है, इसी सेंटर से क्या किया आपने, कितने का, आपने 6 सेंटीमीटर क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया, और ठीक है बना दिया। बनाने के बाद आपको बोला गया, आपने ओ को ए से मिला दिया। जब भी आपको किसी भी सर्कल पर क्या बनाना टेंजेंट बनाना है, तो ये 2 बातें हमेशा ध्यान रखो। पहला क्या, कि जो आपका सेंटर कौन है ओ, और एक्सटेरियर पॉइंट कौन है ए। अब तुम बोले सर ये तो एक्सटेरियर पॉइंट का है, ये तो जो बड़े वाले सर्कल है उसके सरफेस में कोई पॉइंट नहीं है, तो एक्सटेरियर बेटा ये भले ही ये क्या है, बाहर वाले सर्कल क्या है, एक्सटेरियर पॉइंट है, पर बेटे छोटे वाले सर्कल क्या है, वो एक्सटेरियर पॉइंट है। और सेंटर दोनों कंसेंट्रिक बोला इसलिए वो है। क्या करना है, सेंटर कौन है, 2 बातें ध्यान ओ, और एक्सटेरियर पॉइंट कौन है ए। इनका क्या करना है इसका, हमें साइड बाई सेक्टर करना है। क्या करना है, साइड बाई सेक्टर। 9th में सबने पढ़ा होगा साइड बाई सेक्टर कैसे करते हैं। ओ से एक आर्क मारी ऊपर नीचे, वही आर्क आपने किससे मारी, ए से मारी ऊपर नीचे, मार के उसको क्या कर दिया, मिला दिया। जिस पॉइंट पे ये मिलेगा इसे ओ डैश ले लो, वो मेरा क्या होगा आपके पास, वो मेरा सेंटर बन जाएगा। क्या, इन 2 के बीच का सेंटर मतलब मिड पॉइंट बन जाएगा। इससे क्या बनाया, आपने एक सर्कल मारा, जहां भी सर्कल ये इस पे कट करेगी, क्या इस पे सर्कल पे कट करेगी, गिवन सर्कल पे, वो उस वही एक्सट्रीम पॉइंट और उसका क्या होगा, वो टेंजेंट होगी। क्या होगी यहाँ पे, टेंजेंट। ऐसे 26 क्वेश्चन आ जाओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere. एक कोन जो हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है, ठीक है, और माउंटेड है, और बोला भी है जिनकी दोनों की रेडियस क्या है, सेम है, ठीक है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। यहां पे कंफ्यूज करने के लिए 2 बातें बोलेगी। पहला, टोटल हाइट,
सिंपल बात है, टोटल हाइट तो मतलब 50.5 है। बच्चे कन्फ्यूज, अरे यार कौन की हाइट कैसे निकाले, पता ही नहीं हमें तो बेटा क्या दिक्कत है, सिंपल सी बात ये है, हेमिस्फीयर की जो रेडियस होती है वो इसकी हाइट का काम करती है। इसका मतलब हेमिस्फीयर की हाइट क्या है यहाँ पे 3.5 है। इसका मतलब क्या है, यदि टोटल हाइट में से यदि हम हेमिस्फीयर की रेडियस को घटा दें तो मेरी क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ कोन आ जाएगी। ठीक है, दूसरा कंफ्यूजिंग फैक्टर क्या है, टोटल सरफेस एरिया। बच्चे बताएंगे अरे टोटल सरफेस एरिया टीएसए ऑफ कोन प्लस टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, नहीं बेटा ऐसे नहीं करना, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय बोला मतलब जो टॉय के लिए है ये। जब भी कोई चीज किसी के ऊपर सरमाउंटेड होती है तो उनके बीच का जो सर्कुलर पार्ट है वो हमेशा हटा हुआ होता है। ठीक है, वो बंधा हुआ नहीं होता, यदि बंद होगा तो फायदा क्या उस चीज का, तो इसलिए जब भी कोई चीज किसी के ऊपर सरमाउंटेड है तो और उसकी रेडियस, दोनों की रेडियस सेम है, तो उसका मतलब क्या है, ऊपर का CS है और नीचे का भी CS है। अब आप बोलोगे सर ये टोटल एरिया ऑफ टॉय क्यों बोला, बेटा सिंपल सी बात, जैसे मैं हूं ठीक है, मैंने कहा मेरे पास 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे, राम श्याम और राधा, 3 बच्चे मेरे पास बैठे हुए हैं। मैंने कहा राम अपनी जेब से पैसे मुझे कुछ निकाल के दो। राम के पास 100 रुपए थे, उसने मुझे 50 रुपए निकाल के दे दिए। श्याम के पास 30 रुपए थे, उसने 20 रुपए निकाल के दे दिया। और राधा के पास यहाँ पे थे 500 रुपए, उसने मुझे 10 रुपए दिए। ठीक है, बट मेरे लिए जो पैसे, उनके लिए तो वो क्या है, उनका टोटल पैसा नहीं है, पर मेरे लिए जो राम ने 50, श्याम ने 20 और जो राधा ने 10 रुपए दिए, मेरा उसका सम मतलब 80 रुपए, मेरे लिए तो वो टोटल होगा, पर उनके लिए वो टोटल नहीं है, पर मेरे लिए वो टोटल है। ऐसी यहां पर टॉय की बात है। टॉय किससे मिलकर बना है, हेमिस्फीयर और कोन से। तो हेमिस्फीयर का CS से और जब कोन का CS से जब ऐड हुआ तब जाके उसका टोटल एरिया किसका है, टॉय का है। ठीक है भाई, इसलिए यहाँ पे टोटल एरिया टॉय बोला है। और यहाँ पे एक के ऊपर एक सरमाउंटेड है, और जब भी कोई चीज किसी के ऊपर सरमाउंटेड होती है जिनका बेस एरिया सेम है, उस कंडीशन में वहां क्या लगाएंगे, हम CS से लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पहले हमने L निकाला, गिवन लिख दिया पहले, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड कोन r स्मॉल r 3.5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन h बराबर 12 सेंटीमीटर है, जो घटक निकाली। यहाँ पे L निकालेंगे क्योंकि आपको पायरल होता है, ठीक है, कोन का, इसलिए L निकाल दिया, 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर 144, 12.25 प्लस कर दिया 156.25, इसका स्क्वायर रूट निकाला। ठीक है, L बराबर 12.25 आ गया। TS ऑफ टॉय क्या होगा, CS ऑफ कोन प्लस CS ऑफ हेमिस्फीयर, पाई RL प्लस 2 पाई R स्क्वायर। पहले फॉर्मूला रखो, उसके बाद कॉमन लो, कॉमन क्या, पाई R L प्लस 2R, वैल्यू रख दो 22.7 3.5, 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5, 22.7 इंटू 3.5 ब्रैकेट अंदर 12.5 प्लस 7, 90.5 आ गया। यहाँ पे कैंसिल किया, 0.5 मल्टीप्लाई करके 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका लास्ट क्वेश्चन 27 क्वेश्चन है। अब आप बोल, बहुत से बच्चों को ये होगा कि सर आपने 2-3 क्वेश्चन के और पार्ट नहीं कराया, तो बेटा थोड़ा समय की कमी के चक्कर में हमने ये करना पड़ा हमें। ठीक है, और आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व कराई दिए हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ इसको। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 525, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। मतलब क्वेश्चन में बोल सकता है कि भाई मीडियन देगा आपको, और मिसिंग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको। ठीक है भाई, आपको तो आपने क्लास एंड लिखी, यहाँ पे f लिखा है यहाँ पे आपने। ठीक है, ठीक, आपने CF निकाला, CF कैसे निकलता है पता है आपको, 2 है, ये 2 ऐसी है, क्रॉस प्लस कर लो, 2 प्लस 5 7, 7 प्लस x, x प्लस 7, x प्लस 7 प्लस 12, x प्लस 19, x प्लस 19 प्लस 17, x प्लस 36, x प्लस 36 प्लस 20, x प्लस 56, x प्लस 56 प्लस y, x प्लस 5 प्लस 56, और x प्लस y प्लस 56 प्लस 9, x प्लस y प्लस 65, और x प्लस y प्लस 65 प्लस 7 इक्वल्स टू x प्लस y प्लस 72, और x प्लस y प्लस 72 प्लस 4 इक्वल्स टू x प्लस y प्लस 76। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर 2 वेरिएबल निकाले हैं, तो इसका मतलब आपके पास 2 इक्वेशन होनी चाहिए। एक बात दिमाग में रख लो, जब भी आप कोई वेरिएबल की इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो वहां पे एक बात, मोटी मोटी बात में ध्यान रख लो कि आपने कभी कोई रिमाइंड भी किया होगा कि लीनियर इक्वेशन के अंदर 2 वेरिएबल, 2 इक्वेशन होती है, सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है, एक इक्वेशन करते हैं। वो इसलिए करते हैं बेटा कि आपका जितनी इक्वेशन होगी, आपके जितने वेरिएबल आपके पास होंगे, उतनी आपके पास इक्वेशन यदि है तभी आप सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज सॉल्व नहीं कर पाओगे। बहुत से क्वेश्चन में आपने देखा होगा, बहुत से क्वेश्चन में आपने क्या होगा, आपने 7th चैप्टर में भी देखा होगा कि जब वहां पे आपके पास इक्वी डिस्टेंस की बात करता है क्वेश्चन में, और वहां पे यदि x की बात करेगा या y की बात करेगा तो निकल जाएगा, और यदि x और y दोनों एक साथ होंगे तो उस कंडीशन में वहां पे रिलेशन निकलता है, आंसर x और y पर्टिकुलर निकलते नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी है, 2 वेरिएबल की बात करें, 2 इक्वेशन आपके होनी चाहिए। तो पहली इक्वेशन किससे, मीडियन से निकलेगी, क्योंकि मीडियन आपको क्या तरीका है 525, तो मीडियन कहाँ है यहाँ पे
500 और 300 के बीच में। तो ये आपके पास ये हो गया, इसके सामने वाला एफ और इसके ऊपर वाला सी एफ, ठीक है। तो यहां पे हमने कर दिया मीडियन कितना है 525, तो इसकी हाइट मतलब इसके ये मतलब हाइट ऑफ लो लिमिट या हाइट ऑफ अपर लिमिट बात एक ही है, कितने 100 का डिफरेंस है। लो लिमिट कितनी है 500 है, एफ कितना है 20 है, और एफ के ऊपर सी एफ कितना है यहाँ पे x प्लस 36 वैल्यू रखी मैंने, मीडियन बराबर एल प्लस एन अपॉन टू माई सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब मेन बात याद रखनी है, जो गलती होती है, क्या गलती होती है, सी एफ माइनस में है, फिर से बता रहा हूं, तो इसका मतलब जो आपके पास ये कुछ पॉइंट है वो साइन चेंज हो गई, ठीक है भाई। तो यहां पे आपने करा मीडियन की जगह 525 500 प्लस ये आपने कर दिया 50 माइनस, देखो साइन चेंज किया मैंने माइनस एक्स माइनस 36। बहुत से बच्चे गलती करते हैं, साइन चेंज नहीं करते, ध्यान नहीं बात, ठीक है। जब भी आप कोई भी वैल्यू पुट करते हो, यदि वहां पे वेरिएबल नेगेटिव है तो साइन क्या करने चेंज, और जब पॉजिटिव है देखो यहाँ साइन चेंज नहीं किया मैंने, हाँ है ना, एन अपॉन टू साइन चेंज नहीं किया, कर दिया यहाँ अपॉन 20, यहाँ पे 40 माइनस हो गया, ये प्लस कर दिया माइनस कर दिया। एक बार ध्यान ना, ये आपके पास 3 टर्म है, एक टर्म मेरी, एक टर्म मेरी और एक टर्म पूरी ये है बेटा, ध्यान ना, तो इसलिए हम यहाँ प्लस कर दिया माइनस करते, ठीक है। आ गया अब 20 से करा क्या आ गया 5 आ गया, 5 हमने क्रॉस कर दिया, ये आप क्या कर 5 से और 40 माइनस एक्स ऐसी कैसी, अब माइनस का एक्स इधर और नंबर इधर, एक्स बार 9 जैसे यहाँ पे आया। अब दूसरा मैंने बताया था ना, क्योंकि यहाँ 2 वेरिएबल है तो 2 क्या होना चाहिए, इक्वेशन 2 इक्वेशन आनी चाहिए। पहली इक्वेशन किससे बनी, मीडियन फॉर्मूले से, और दूसरी इक्वेशन किससे बनेगी आपकी टोटल एन से, जो यहाँ पे आता है आपके पास, ठीक है भाई। अब यहाँ टोटल जो एन है हमने यहाँ पे क्या किसका यूज किया, जो हमने देखा, देखो टोटल फ्रीक्वेंसी 100 दे दिया ना, इसलिए हमने यहाँ पे एन की एन अपॉन 2 की वैल्यू करके 50 की, ठीक है। अब एन बराबर 100 देगा तो एक्स प्लस वाई प्लस 76 बराबर 100, ठीक है। 76 प्लस का जाएगा माइनस का, एक्स प्लस वाई बराबर 100 माइनस 76, एक्स प्लस वाई बराबर 24, एक्स के लिए 9 प्लस का जाएगा माइनस का, वाई बराबर 24 माइनस 9, वाई बराबर 50 आंसर। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है ये। आशा करता हूँ सभी बच्चों को अच्छा लगा होगा ये मेरा वीडियो, और यदि बच्चों आपको अच्छा लगा है तो और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। ओके बाय।